तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक चीजें पूरा देखी, पूरा थ्योरेटिकल चीजें हमने डिस्कस कर ली थी कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, कोलिनियर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देख लिए थे। अच्छा, जैसे अगर इसमें एक चीज हम लोग और छूट गया था उसको कवर करते हैं। जैसे कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे अगर मान लो आपको कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, लेट से एक है वेक्टर ए और ये है एक वेक्टर बी। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है ना, ये दोनों क्या है, कोलिनियरिटी है। मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो वो तो थ्योरेटिकली हमको समझ में आता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, पैरेलल है, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो एक चीज याद रखना, अगर कोई एक वेक्टर ए और बी है और अगर वेक्टर ए को प्लस माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन के लिए यूज होगा, लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई भी एक स्केलर वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम लोग किसी एक वेक्टर को इस तरीके से दूसरे वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे से जो है कोलिनियर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है -2i प्लस 3j प्लस के। ये मान लो यहाँ पर कैप लगा हुआ है ना, आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं ना, आपको पता होगा। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास जैसे यहाँ पर है लेट से हमारे पास है 4, ठीक है, 4i और यहाँ पर है -6j और यहाँ पर है हमारे पास -2k। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि वेदर दीज टू गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। तो देखो, अगर मैं वेक्टर b को और सिंप्लीफाई करूं और अगर मैं वेक्टर b से अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो जब मैं -2 कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, -2i बचेगा। और अगर मैं -2 कॉमन लूंगा तो यहां कितना बचेगा, 3j बचेगा। और -2 जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां कितना बचेगा, 1 कैप जो है 1k जो है बचेगा, माइनस बाहर निकल गया यहां से। अब देखो, ये जो वेक्टर b, ये जो वेक्टर a है ना, वेक्टर ए क्या है, ये तो वापस से देखो क्या मिल गया आपको, वेक्टर ए ही मिला ना। तो मैं यहां पर उल्टा भी कर सकता हूं ना, जैसे ये वेक्टर बी था, तो जो वेक्टर बी है वो -2 टाइम्स ऑफ क्या है, वेक्टर ए है। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो वेक्टर ए है ना वो -1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, अगर आप ऐसा लिखना चाहो। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि कोई दूसरा वेक्टर b प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर होना चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ b होना चाहिए, या b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ a होना चाहिए। बेसिकली दोनों है ही वही चीज। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, जो वेक्टर a था ना वो क्या है, -½ टाइम्स ऑफ वेक्टर b है। अब माइनस क्या है, नेगेटिव को बता रहा है, और ये जो हाफ है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को। मतलब b वेक्टर जो है वो a मैग्नीट्यूड के मॉड्यूलस का कितना है, हाफ है, और अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हियर वी कैन राइट a इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। उस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोलिनियरिटी। उसके बाद देखो कुछ चीजें जैसे हमको और चेक करनी है। देखो यहां पर यही चीज दिया हुआ है, देखो कि यही चीज यहां पर इसने डिस्कस की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, तो अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो एक कंडीशन तो ये होता है कि कोई एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होना चाहिए। और अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, तो ये कंडीशन इनके लिए सेटिस्फाई जो है करनी चाहिए कि दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है तो उनके रेशियोज जो है आपस में इक्वल होना चाहिए। ये भी जो है हो सकता है। कोलिनियर चेक करने के लिए या तो आप a वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर शो कर दो, या उनके जो स्केलर कंपोनेंट है ना, जो वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट्स है ना, वो स्केलर कंपोनेंट्स को आप बता दो कि एक प्रॉपर क्या है, रेशियो में प्रेजेंट है, इनका रेशियो आपस में कैसा है, सेम है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक चीज कर देते हो, इसका मतलब वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में जो है कोलिनियर हो जाएंगे।
ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उन वेक्टर्स का हमको निकालना है, जैसे वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं और उन वेक्टर्स का हमको डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है। तो डायरेक्शनल कोसाइन कोई भी एक पोजीशन वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है उसका अगर हम लोग कोसाइन लेते हैं, कोसाइन मतलब कॉस थीटा लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइन वही होता है। तो अब देखो, अगर हमको मान लो कोई एक वेक्टर दिया है a और इसकी वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब मान लो ये वेक्टर हमको दिया हुआ है, ये वेक्टर जरूर किसी न किसी का पोजीशन वेक्टर होगा, a का पोजीशन वेक्टर है ये, इसका हमको डायरेक्शनल कोसाइन निकालनी है। तो अब मैं यहां पर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ना करके मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, सिंपली अगर किसी वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड करना है, डीसी डायरेक्शनल कोसाइन, तो आप सबसे पहले उस वेक्टर का क्या ले लेना, यूनिट वेक्टर लेना। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, फुल वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मॉड्यूलस। तो देखो इस वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, मैंने मॉड्यूलस आपको निकालना सिखाया था। किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है, उस वेक्टर्स जो होते हैं ना, यूनिट वेक्टर्स, उनका जो स्केलर कंपोनेंट मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हो, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट जो होता है ना, उसके स्क्वायर का समेशन का रूट लेने से आता है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है, मतलब आई, जे और के के जो कोएफिशिएंट है, उनका स्क्वायर करके प्लस करना, प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, मॉड्यूलस होगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 6 36, 36 और 4 कितने हो गए, तो 40, 40 और ये कितना हो गया 49, मतलब इसका मॉड्यूलस कितना है 7। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो 3i प्लस 2j प्लस 6k, नीचे में आया 7। क्या मैं इसी वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं, 3 अपॉन में i प्लस 2 अपॉन में 7j प्लस 6 अपॉन में 7k, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो अब मैं पूछूं आपसे कि इस वेक्टर का डायरेक्शनल कोसाइन क्या था, मेरा क्वेश्चन यही था। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले आप उस वेक्टर का क्या निकाल लेना, यूनिट वेक्टर निकालना। और यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है ना, मतलब आई, जे और के का जो कोएफिशिएंट है, जिसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये तीनों आपके क्या हैं, डायरेक्शनल कोसाइन। मतलब cos अल्फा की वैल्यू ये है, cos बीटा की वैल्यू ये है, cos गामा की वैल्यू ये है। वापिस से मैंने अभी क्या बताया, अगर आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस वेक्टर के डायरेक्शनल कोसाइन बताओ करके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी वेक्टर रहेगा उस वेक्टर का पहले निकालोगे क्या, यूनिट वेक्टर। जैसे यहां पर हमारे पास एक वेक्टर था a, हमने क्या किया, उस वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर हमने निकाला। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट मतलब अगेन आई, जे और के के जो कोएफिशिएंट हैं, वो रिस्पेक्टिवली आपके उस वेक्टर के डायरेक्शनल कोसाइन जो है होंगे। ठीक है, एक और चीज होता है डायरेक्शनल रेशियो करके। ठीक है, तो मान लो यही वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k, अगर हमको निकालना है इसका डायरेक्शनल रेशियो, डायरेक्शनल रेशियो क्या होगा, तो सिंपल जो ब्रैकेट हो, मतलब सिंपल जो वेक्टर होता है उसमें आई, जे और के का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वही आई, जे और के का कोएफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शनल रेशियो होता है। वापिस से अगर डायरेक्शनल रेशियो चाहिए तो सिंपल सा वेक्टर के साथ कुछ नहीं करना, वेक्टर में आई, जे और के जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो बनेगा डायरेक्शनल रेशियो। अगर डायरेक्शनल कोसाइन चाहिए तो आपको पहले निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज एक और देखो, अगर आपके पास मान लो कोई दो पॉइंट है प्लेन में, जैसे मान लो एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, और P का जो कोऑर्डिनेट है लेट से यह है x1, y1 और z1, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2 और z2। ये आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और अगर मान लो आपको निकालना है PQ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स निकालनी है, तो ये तो अभी आपको किसके फॉर्म में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको निकालना है वेक्टर, तो वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट माइनस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, ये x2 माइनस x1 इंटू आई, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू जे, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 इंटू के। मतलब सिंपल सा आपको सेकेंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको पहले वाले पॉइंट के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट के साथ डिफरेंस निकाल के आई, जे और के जो है आपको यूज करना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दे दिया ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी एक कोई कोऑर्डिनेट है 4 5 6, हमको चाहिए ए बी वेक्टर। तो मैं ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा? तो देखो दूसरा वेक्टर जो है, अच्छा अभी आपको ए बी दिया है ना, इसका मतलब जो वेक्टर होगा, मान लो ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आप एरो किधर लगाओगे? तो ए बी दिया है ना, तो ए आपका इनिशियल पॉइंट होगा, बी आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, मतलब ऐसा लगेगा। अगर आपको बी ए बोलता तो आप यहां से ऐसा करते। तो अभी आपको ए बी वेक्टर निकालनी है, तो कैसे निकलेगा? बी पॉइंट में जो एक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस ए पॉइंट में जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, इसका डिफरेंस और आई, फिर 5 माइनस 2 इंटू जे, 6 माइनस 3 इंटू के। तो 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 3i, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3j, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 3k। तो ये है आपका वो वेक्टर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? वेक्टर्स जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इतना चीज है हमको और भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर और कुछ नई चीज अगर हमको एक्सरसाइज में सॉल्व करने में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पर आपको जो है क्वेश्चन जो है बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो आई होप आपको इतनी सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल के क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व करने से बेनिफिट ये होता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हमसे क्या होने लगते हैं, बनने लगते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। अच्छा इससे पहले अगर कोई और एग्जांपल होगा तो उसको देख लेते हैं। हाँ ये तो हमने कर लिया था ना पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कवर कर लिया था। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लेट एक वेक्टर है आपके पास। देखो अब आप बोलोगे कि सर इसमें आई है, जे है, के तो है ही नहीं, मतलब के वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। इसमें आई जे है, के है, ये भी यहाँ पर के की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, मतलब जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो जीरो है, मतलब कुछ नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि क्या मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी इक्वल हैं, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो देखो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर दो वेक्टर्स अगर इक्वल है ना, तो दो वेक्टर्स इक्वल है तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस उनका डायरेक्शन जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, और देखो मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बोलूं कि अगर आपको दो वेक्टर्स को अगर दिखाना है कि इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, और दूसरा चीज चेक करना क्या उसके डायरेक्शनल रेशियो सेम है कि नहीं। अगर डायरेक्शनल रेशियोज अगर सेम होंगे, डायरेक्शनल रेशियोज मतलब जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उसमें आई जे और के कोएफिशिएंट दोनों में अगर सेम होंगे, तभी वो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं पहले वाले वेक्टर का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा, तो वेक्टर का मॉड्यूलस निकालने का मतलब क्या होता है, सिंपली स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करना है। तो i का स्केलर कंपोनेंट 1 हुआ, j का स्केलर कंपोनेंट 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो ये आ गया √5। अगर मेरे को चाहिए b, तो b कैसे निकलेगा, तो b में देखो i का कोएफिशिएंट है 2, j का कोएफिशिएंट है 1, तो 2 2 4 प्लस 5। तो देखो यस मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b, लेकिन इतना ही होने से दोनों वेक्टर इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हमको चेक करना है डायरेक्शनल रेशियोज भी सेम है कि नहीं है। तो देखो पहले वाले का जो डायरेक्शनल रेशियोज है वो है 1,2, मतलब i का कोएफिशिएंट और j का कोएफिशिएंट, जो सिंपली वेक्टर जो होता है ना, जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके i और j का कोएफिशिएंट डायरेक्शनल रेशियो को दिखाता है। तो इसका डायरेक्शनल रेशियो 1,2 है, इसका डायरेक्शनल रेशियो 2,1 है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर यहाँ पर जो है इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शनल रेशियोज भी आपस में सेम होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मतलब ये एक कोई वेक्टर है कहीं पर रहा होगा, लेट से ये एक वेक्टर है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। अब ऐसा नहीं, मैं जस्ट आपको रफली बता रहा हूं कि ये वेक्टर ऐसा कुछ रहा होगा करके, एक्चुअल में वो वेक्टर किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट होगा प्लेन में। ठीक है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालनी है। यूनिट वेक्टर मतलब अगर ये पूरा वेक्टर इस फॉर्मूले से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका एक यूनिट वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। मतलब सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास मान लो 100 क्या है, पेन्स हैं। ठीक है, और 100 पेन की जो प्राइस है वो है 500 रुपए।
ठीक है, ये मेरे को पता है कि मेरे पास पेन है 100 और उसकी प्राइस कितनी है 500 रुपए। सिंपल मैं आपसे पूछूंगा कि एक पेन की प्राइस कितनी है, तो आप क्या करोगे, टोटल में से 500 मतलब 100 को डिवाइड कर दोगे और बोलोगे कि सर एक पेन की प्राइस 5 रुपए है। तो कुछ इसी तरीके का जो आप जिसको आप यूनिटरी मेथड बोलते हो ना, छोटे क्लासेस में पढ़ोगे यूनिटरी मेथड, तो कुछ उसी तरीके का यहां भी है। एक बड़ा वेक्टर आपको दिया हुआ है और उस बड़े वेक्टर का पूछ रहा है कि इसका जो एक यूनिट जो होगा ना, उस वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, मतलब 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो एक जो सबसे छोटा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आई जे और के फॉर्म में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो वेक्टर दिया हुआ है वो फुल वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां पर सॉरी बी लिख दिया मैं, ये ए है। तो पहले अगर मेरे को इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मेरे को निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो देखो i का कोएफिशिएंट 2, j का कोएफिशिएंट 3, k का कोएफिशिएंट 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 टू द 4 3 9 14, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 14। अब मैं ऊपर में लिखूंगा फुल वेक्टर को, मतलब 2i प्लस 3j प्लस k और इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। एक चीज है देखो, मैं फिर से इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा आपको फील हो। तो एक वेक्टर है जिसका नाम है i माइनस 2j, ये एक वेक्टर है और बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो कहीं पर एक ऐसा वेक्टर रहा होगा, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। ये जो वेक्टर है इसका नाम है a और इस वेक्टर का जो वैल्यू है वो है i माइनस 2j। ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसा वेक्टर को बताओ जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 7 होना चाहिए और वो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब ये अगर वेक्टर है ना, तो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर जो है बतानी है। ठीक है, मतलब वही केस हो गया कि जैसे मान लो कि मतलब ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं आपको, इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर 6 पेन की जो प्राइस है ना वो अगर 18 रुपए है, तो अगर मेरे को 10 पेन खरीदना है तो मेरे को कितना पैसा चाहिए। ठीक है, यही इसका मतलब है कि एक वेक्टर आपको दिया है, मतलब कुछ चीज है जिसकी प्राइस आपको पता है और आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 6 पेन है, 6 पेन की जो प्राइस है वो 18 रुपीज है। अब मेरे को ये पता करना है कि अगर मेरे पास 54 रुपीज है तो उससे मैं कितना पेन खरीद सकता हूं। तो पहली चीज आप क्या करोगे, एक पेन की प्राइस कितनी है वो पता करोगे। तो एक पेन की प्राइस आपको 3 रुपए पता चलेगी। आपके पास टोटल कितना है 54 को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 3 और उसके बाद 8, मतलब 18 पेन खरीद सकते हो आप। तो कुछ उसी तरीके का अभी आपको यहां भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने एक पेन की प्राइस निकाली ना, उसी तरीके से अभी हमको इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्यों यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो उस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी यही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर कितना है, फिर जो यूनिट वेक्टर आएगा ना उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। तो ए वेक्टर हमारे पास अभी क्या है, देखो कैसे निकलेगा, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, i का स्केलर कंपोनेंट और j का स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो यहां पर मैंने -2 का स्क्वायर किया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। सो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर +4, तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो वो वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो देखो फुल वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को। अब मेरे को चाहिए वेक्टर ऑफ 7 मैग्नीट्यूड।
तो मान लेते हैं वो जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए उसका नाम है b, और b क्या होगा, पहले वाले वेक्टर का जो है मतलब जो पहला वाला वेक्टर है उसका 7 गुना होगा, वही बोला है ना 7 टाइम्स। तो यहाँ पर 7 इंटू जो यूनिट वेक्टर मेरे पास आया है उसको मैं कर दूंगा इंटू, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को 7 यूनिट चाहिए था तो मैं इसको 7 से इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7i अपॉन में √5 माइनस 2j, 7 2 हो जाएगा 14 √5। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। देखो अभी आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालनी है जो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करने से जो वेक्टर मिलेगा ना उसी के डायरेक्शन में जो है आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर जो है निकालनी है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं तो ये है मान लो एक वेक्टर A, और यहाँ कहीं मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, यहाँ पर है वेक्टर B, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट है ये वेक्टर C, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम होगा कि ट्रायंगल होगा अभी नहीं बता सकते, बस ये जो A और B वेक्टर है ना इन दोनों का समेशन लेट से ये है, तो ये जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B को। तो इस वेक्टर इसके डायरेक्शन में हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। मतलब अगर मैं सिंपली C वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा तो मेरे को उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मतलब ये है कि एक वेक्टर तो हमारे पास A है, दूसरा वेक्टर हमारे पास B है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो हमको कि A और B को ऐड करने से जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर हमको निकाल के दिखाओ। तो हमने क्या किया कि A वेक्टर और B वेक्टर रफली हमने लिखे और हमने माना कि A और B का जो वेक्टर है ना उन दोनों का जो समेशन है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, C वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो। ठीक है, अब इसी C वेक्टर के डायरेक्शन में हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। मतलब अगर मैं सिंपली C वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा तो भी तो मेरे को वही आंसर मिलेगा, उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए था तो हमने उस वेक्टर का पहले यूनिट निकाला फिर उसको 7 से इंटू कर दिया। तो उसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, C वेक्टर निकालेंगे और C वेक्टर निकालने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो वो हमको उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है दे देगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हुए चला करो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार बताना मैसेज करके कि सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, मैं आपको डिफरेंट तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आ रहा होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो एक वेक्टर है 2 2 - 5, मतलब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2i + 2j - 5k, ये हमारे पास पहला है। दूसरा है 2 1 3, मतलब दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है वो है 2i प्लस दूसरा वेक्टर है j 2 1, तीसरा है 3k। ये दो वेक्टर्स हमारे पास जो है अभी गिवन है। इन दोनों वेक्टर्स का हमको क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स का हमको निकालना है पहले समेशन। तो लेट इन दोनों का जो समेशन है वो है C, और इन दोनों का समेशन कैसे निकलेगा, सिंपल सा इन दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड। ठीक है, तो स्केलर वाला स्केलर इसके साथ होगा तो 2i + 2i कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 3j - 5 + 3 मतलब हो जाएगा 2k। तो ये वो वेक्टर है जो कि A और B के सम को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपने ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं दिखाया, ना पैरेललोग्राम दिखाया, क्यों नहीं दिखाया। तो दिखाने की जरूरत ही नहीं भाई, सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे अगर ये वेक्टर A है और यहाँ पर मान लो वेक्टर B है तो C क्या होता है, जो तीसरा होता है, और C कैसे निकलता है, तीसरा वेक्टर दोनों वेक्टर को ऐड करने से। तो यहाँ पर मैंने दोनों वेक्टर को सिंपली जो है क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर आपको दो वेक्टर्स का समेशन चाहिए तो आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना, सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, अब ये C वेक्टर हमको मिल गया, इस C वेक्टर का हमको चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब C कैप, और C कैप कैसे निकलेगा, फुल वेक्टर ऑफ C अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ C। तो पहले तो मेरे को मॉड्यूलस ऑफ C चाहिए, तो ये जो वेक्टर है ना
इस वेक्टर का मैं मॉड्यूलस निकालूंगा। तो मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 2 जार हो जाएगा 4, तो 16 प्लस 4 होता है 20, 20 प्लस 9 हो जाता है 29। तो देखो फुल वेक्टर कौन सा है अभी आपके पास? 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन में √29 और √29 करोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपको जिस भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए रहेगा आप उसका यूनिट वेक्टर जो है कैलकुलेट जो है करोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो एग्जांपल नंबर 9 में क्या है, राइट द डायरेक्शनल रेशियोस ऑफ द वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शनल कोसाइन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्शनल रेशियो चाहिए तो सिंपल सा जो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ i है, j है और -2k है, तो i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट भी 1, k का कोएफिशिएंट -2, तो 1 1 -2 इज द डायरेक्शनल रेशियो। लेकिन ये तो हमने डायरेक्शनल रेशियोज निकाल लिया। अगर हमको डायरेक्शनल कोसाइन चाहिए तो डायरेक्शनल कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का ही दूसरा नाम क्या होता है? एल। कॉस बीटा मतलब एम, कॉस गामा मतलब एन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चाहिए क्या? डायरेक्शनल कोसाइन, तो सिंपल सा तरीका है कि आप उस वेक्टर का पहले क्या निकाल लो? यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो i, j और k के कोएफिशिएंट रहेंगे वो आपको दे देंगे डायरेक्शनल कोसाइन। तो मैं अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो मेरे को निकालना पड़ेगा पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं डायरेक्टली यहीं से निकाल लेता हूं। तो यहां आ जाएगा -2k, यहां पर हो गया फुल वेक्टर। अच्छा, मॉड्यूलस चाहिए तो मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 6, नीचे कितना आ जाएगा? √6। तो मैं इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन में √6i प्लस 1 अपॉन में √6j माइनस 2 अपॉन में √6k। तो ये जो है ये आपका पहला डायरेक्शनल कोसाइन है, एल की वैल्यू, ये है एम की वैल्यू और ये है एन की वैल्यू। तो डायरेक्शनल कोसाइन कैसे निकलेगा? आपके पास जो वेक्टर रहेगा उस वेक्टर का आप निकालोगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो i, j और k का कोएफिशिएंट रहेगा दैट विल बी योर डायरेक्शनल कोसाइन। और अगर डायरेक्शनल रेशियो निकालना है तो डायरेक्शनल रेशियो निकालने तो सिंपल सा जो वेक्टर आपको दिया हुआ है उसमें i, j और k के कोएफिशिएंट को आपको लिख देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स को अगर आपको डायरेक्शनल पॉइंट दिया है तो आपको वेक्टर कैसे निकालना है ये आपको दिखाया। ये तो मैंने आपको बता दिया था। जैसे अगर ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, हमको चाहिए PQ वेक्टर, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करो और i, j के लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमको ये चीजें जो है करनी है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद वापिस से हम लोग आएंगे अगले वाले टॉपिक पर। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बड़े आराम से बना सकते हो भाई, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको निकालनी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट कितना आएगा? √3। पहला का आंसर √3 है। अगर आपको चाहिए दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? i का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, j का कोएफिशिएंट है -7, -7 का स्क्वायर हो जाएगा +49, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 49, 49 और 9 हो जाएगा 58, 58 और ये हो जाएगा √62। तो ये हो जाएगा √62। अगर आपको चाहिए c का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/3 -1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/3। तो 3 और 3 नीचे में क्या आएगा? 3/3 मतलब 1, √1 मतलब हो जाएगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो वेक्टर्स ऐसे लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो लेट से पहला वेक्टर ये है मेरा, मैं इसी को मान लिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को मान लिया मैंने। ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने यहां पर मान लिया, अच्छा नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, इसको नहीं लेते हैं, कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं, समझ में नहीं आएगा। चलो मैं दूसरा एक वेक्टर कंसीडर करके बताता हूं। जैसे मान लो पहला वेक्टर है मेरे पास i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये मेरा पहला वेक्टर है।
मैंने यहां पर दूसरा वेक्टर लिखा 2i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। अब अच्छा नहीं आपको मैग्नीट्यूड सेम चाहिए ना, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर आपको सेम चाहिए तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 1k, करके देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम आता है कि नहीं आता है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो i के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √14। और दूसरे वेक्टर का अगर मेरे को चाहिए मॉड्यूलस, सो क्या करूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, दोनों आ गए √14। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन आप यहां पर एक आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हो कि सर आपने सिंपली क्या किया, जो a था और जो a में जो i j k के कोएफिशिएंट थे उसको आपने सिर्फ इंटरचेंज कर लिया, तो ये तो सेम मैग्नीट्यूड कैसे हो सकते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड जो वेक्टर्स जो मैंने लिखे वो डिफरेंट कैसे हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, टू डिफरेंट वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए बट देयर मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। तो मैग्नीट्यूड तो यहां पर सेम हो गया। अब ये दोनों वेक्टर्स जो डिफरेंट कैसे हैं, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए पहला कंडीशन होता है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरा उनका डायरेक्शनल रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो आप पहले वाले वेक्टर का जब आप डायरेक्शनल रेशियो निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 2 और मिलेगा 3, और जब आप दूसरे वाले वेक्टर का डायरेक्शनल रेशियो निकालोगे तो 2 3 1। हो ही नहीं सकता भाई, दोनों वेक्टर इक्वल कहां से हुए जब डायरेक्शनल रेशियोस अलग अलग हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, डिफरेंट हैं बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखो राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, उनका डायरेक्शनल रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शनल रेशियो कैसा होना चाहिए, या तो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए या तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये दिखा देते हो कि दो वेक्टर्स जो हैं क्या है, उनका i j और k का कोएफिशिएंट का रेशियो जो है अगर वो सेम है, सो वी कैन से दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो आप ऐसे दो वेक्टर्स कंसीडर कर सकते हो, जैसे i 2j प्लस 3k, पहला वेक्टर आप यही ले लो, दूसरा वेक्टर ले लो 2i प्लस 4j प्लस 6k। देखो इसमें i का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है, यहाँ 2 अपॉन में 4 है, यहाँ 3 अपॉन में 6 है। जब आप सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 आएगा। मतलब ये वो एग्जांपल है जहां पर दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दीज टू वेक्टर आर इक्वल। अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो उनके डायरेक्शनल रेशियोज भी सेम होंगे। तो पहले वाले का डायरेक्शनल रेशियो कितना है 2, दूसरे वाले का डायरेक्शनल रेशियो x, तो x की वैल्यू होगी 2। पहले वाले वेक्टर में जो j का कोएफिशिएंट है मतलब डायरेक्शनल रेशियो जो है वो 3 है, दूसरे वाले में y है। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो डायरेक्शनल रेशियोज तो सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द स्केलर इन द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। अभी देखो आपको i j ही दिया है, k नहीं दिया है ना। तो जब ये मान लो a है, ये मान लो b है, अभी आपको चाहिए ए बी वेक्टर चाहिए, तो सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो -5, इसमें x ये है, इसमें x ये है, तो -5 - 2 मतलब कितना आएगा, -7i। इसमें y कोऑर्डिनेट ये है 7, इसमें y है 6, तो 7 में से 1 जाके कितना बचेगा, 6j। तो देखो ये हो गया हमारा वेक्टर। अच्छा इसमें स्केलर कंपोनेंट मतलब i j का कोएफिशिएंट, i j k का कोएफिशिएंट। सो स्केलर कंपोनेंट आर -7 एंड 6, वेक्टर कंपोनेंट आर -7i और 6j हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया, तीनों वेक्टर्स का आपको सम निकालना है। तीनों वेक्टर्स को आप ऐड कर देना, i के कोएफिशिएंट y के साथ, j के कोएफिशिएंट को j वाले के साथ, k के कोएफिशिएंट को k वाले के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।